बैक्टीरियोफेजेस। देखिए इधर बीच हम लोग जैसे कर रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से सारा इशू सुनिएगा, जो कुछ भी डिस्कशन हो रहा है इसको ध्यान से समझिएगा। लास्ट में हम लोग इन्हीं इश्यूज पर बेस्ड कुछ क्विज क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी स्टैंडर्ड्स के कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनाए गए हैं, उनका डिस्कशन सेशन के अंत में किया जाएगा। तो ध्यान से सारे इश्यूज सुनते रहिए, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिएगा। तो इन इश्यूज को पहले ध्यान से सुनिए और लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर्स होंगे, क्विज होगा, तो उसको अटेंड करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि आप किसी चीज को पढ़कर टाइमली आंसर कर पा रहे हैं, सही से आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे। यह है बैक्टीरियोफेज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार का गुड वायरस है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ता है। अभी अगर आपने हमारा ये सेशन फॉलो किया हो, जिन लोगों ने फॉलो किया उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं फॉलो किया वो हमारा इसके पहले के प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। हम लोगों ने AMR के बारे में बातें की थी, विच इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? देखिए क्या होता है, अभी हमारे शरीर में जब कुछ पैथोजेंस आते हैं तो आप उनको मारने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कोई एक माइक्रो पैथोजेन जो आपके शरीर में आता है, कोई रोगाणु जो कि रोग का निर्माण करता है, कोई डिजीज कॉज करता है, वो कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए आप क्या खाते हैं? एंटी माइक्रोबियल ड्रग खाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इस एंटी माइक्रोबियल ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। और अगर ये ऐसा रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा तो क्या होगा? ये ड्रग फिर इसके ऊपर में काम नहीं करेगी, असर नहीं करेगी, फिर आपको किसी नई ड्रग की जरूरत होगी। तो फिर हम लोग सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स लेकर आएंगे, नई ड्रग बनाएंगे। अब नई ड्रग होगी, वो पेटेंटेड ड्रग होगी, महंगी बिकेगी, तो इससे मेडिकल एक्सपेंडिचर देश की जनता का बढ़ता है। एक तो ये होता है। दूसरा, ये जो नई दवाएं आएंगी इनको बनने में समय लगेगा, तब तक ये जो रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ज्यादा डिजीज कॉज करता रहेगा, ज्यादा दुष्परिणाम देश भर में दिखाता रहेगा, ज्यादा डेथ्स हो सकती हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी देश दुनिया में जो डेथ हैं वो होती हैं बिकॉज ऑफ AMR, विच इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप कर लेते हैं अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। अब इसका इलाज क्या है हमारे पास में? इसका इलाज हम लोगों ने देखा था बहुत ध्यान से, काफी सारी चीजें देखी थी। आज हम लोग उसके लिए एक और सोल्यूशन लेकर आए। इसलिए देखिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लगातार इस तरीके से सेशन फॉलो करते रहेंगे तो क्या होगा कि आपके दिमाग में पैटर्न्स बनते चलेंगे, कोई चीज रिपीट होती रहेगी, उसमें नई डेवलपमेंट्स आपको पता लगती रहेंगी। तो वो सब एक एक करके आपके दिमाग में एक पैटर्न बनाता रहेगा और आपका नॉलेज बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी जड़ें बहुत मजबूत हो जाएंगी। और जड़ें मजबूत रहेंगी तो अगर आपको मान लीजिए कि कोई नया क्वेश्चन मिलता है, कोई ऐसा एक क्वेश्चन मिल गया एग्जाम में जो कि आपको लगता है थोड़ा कम सुना हुआ है, आप फिर भी उसको टैकल कर ले जाएंगे। अगर आप रोज दिन इस प्रकार से वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, अपना करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं उसकी, सिर्फ न्यूज पढ़ के छोड़ नहीं दे रहे हैं कि नया क्या हुआ। अगर आप इस प्रकार से उसको बाकी के सब्जेक्ट्स के साथ में, उसके दूसरे डायमेंशंस के साथ में, उसके स्टैटिक के साथ में उसको लिंक करके पढ़ रहे हैं, आपका नॉलेज बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपकी जड़ें इतने मजबूत रहेंगी कि आपको छोटे मोटे झोंकों से फिर हिलाया नहीं जा पाएगा, हल्का फुल्का कोई कठिन क्वेश्चन पूछ के आपको डराया नहीं जा पाएगा। तो ऐसा ही एक चीज ये भी है कि हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में भी देख रहे थे, उसका सॉल्यूशन इस इशू में आया है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है गुड वायरसेस। जैसे कि आपने गुड बैक्टीरियाज के बारे में सुना होगा, उसी तरह से गुड वायरसेस भी होते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारी डिजीजेस, अब वायरसेस बहुत बदनाम है, बहुत सारे डिजीजेस वायरसेस के द्वारा होती हैं। अभी कोविड आया था, कोविड से पूरी दुनिया परेशान रही, 2 साल बंद भी रही दुनिया। तो वो कोविड जिस पैथोजन के कारण हुआ था वो भी एक वायरस ही था। आप HIV देखते हैं वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है, कोविड हुआ ये वायरस से हुआ। तो अनेकों बीमारियां वायरस से होती हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए एक एडवर्स इंपैक्ट कॉज करती हैं। लेकिन हमारे पास में कुछ गुड बैक्टीरियाज भी हैं जो कि हमारे लिए कुछ एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि
मानव शरीर में 380 ट्रिलियन वायरस पार्टिकल्स रहते हैं। 380 ट्रिलियन वायरस पार्टिकल्स। इसको मेजर किया जाए तो कितना आएगा? इसको मेजर किया जाए तो समझ जाइए कि आपकी पूरी बॉडी का जितना मास होगा उसका 1/3 से लेकर आधे तक, 1/3 to 1/2 आपकी बॉडी का जो पूरा मास है इसमें आपकी सेल्स नहीं है सारी। आपकी बॉडी के अंदर में आपकी सेल सिर्फ 2/3 से लेकर आधे तक ही हैं। रेस्ट 1/3 to 1/2 सेल्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में रहते हैं, आपकी बॉडी के साथ में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाकर। वो कहते हैं कि एक काम करो, हमें अपने घर में रहने दे दो, हम तुम्हारे घर में रहेंगे, तुम्हारे लिए कुछ काम कर देंगे। तो क्या काम करते हैं आपके शरीर में रह के? वो आपके शरीर में रह के बढ़ रहे कैंसर सेल्स को मारते हैं। अच्छी बात है। आपके शरीर में रह के वो इम्यून सिस्टम की तरह से काम करते हैं, बाहर से आने वाले किसी हार्मफुल वायरस, हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल प्रोटोजोआ, हार्मफुल एमीबा, उनको मारते हैं। तो वो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये भी एक एडिशनल फंक्शन है इनका। 2 काम कर दिया। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान जो जीन एक्सप्रेशन हैं उनको रेगुलेट करते हैं। जो जीन ट्रांसफर हो रहे हैं, जो जीन की फॉर्मेशन हो रही है, जिससे मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, जो जाइगोट बन रहा है, जो ऑफस्प्रिंग का निर्माण हो रहा है, उसमें किस प्रकार से जीन ट्रांसफर होंगे, उनका एक्सप्रेशन उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर में रह के ये गुड वायरसेस आपके लिए कितने वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो आपकी बॉडी में अगर ये रह रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है, कहां खराब बात है। तो सभी वायरसेस नुकसानदायक नहीं है, सभी वायरसेस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब ये जो इंपॉर्टेंट गुड वायरसेस आपकी बॉडी में रह रहे हैं, वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि अगर ये बहुत लंबे समय से, आज से तो है नहीं, इतने लंबे समय से हमारे लिए इतना वाइटल फंक्शन परफॉर्म करते आ रहे हैं, ये बाहर से आने वाले पैथोजेंस को मारते आ रहे हैं, तो क्यों ना इनका ही इस्तेमाल करके हम लोग AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से भी लड़ लें, उसको भी कॉम्बैट कर लें। ऐसे पैथोजेंस जिन्होंने एंटीबायोटिक ड्रग्स के अगेंस्ट, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, क्या उसको भी इस प्रकार के गुड वायरसेस विच इज बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज का मतलब बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया को खा जाने वाले वायरसेस, बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करके क्या हम AMR से कॉम्बैट कर सकते हैं, AMR से लड़ सकते हैं? ये वैज्ञानिकों ने सोचा और एक थेरेपी डेवलप हुई जिसको बोलते हैं फेज थेरेपी। और फेज थेरेपी आज पूरी दुनिया भर में लगातार बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर में और ज्यादा रिसर्चेस हो रहे हैं। खासकर से आप देखेंगे रशिया, पूरी दुनिया भर में बहुत ज्यादा प्रचलन तो इसका नहीं रहा एक समय में, लेकिन अब हालांकि फिर से बढ़त हो रही है। तो कहां पर इसका अभी भी ट्रेंड है, कहां पे चलन है? जब एक समय ऐसा आया, लोगों ने एंटीबायोटिक ड्रग्स के ऊपर, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के ऊपर ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, उस समय भी रशिया, जॉर्जिया, इसी तरीके से आर्मेनिया, यूक्रेन, इन देशों ने फेज ट्रीटमेंट के ऊपर में लगातार रिसर्चेस जारी रखी, उसको कंटिन्यू किया और उनको सफलता भी मिली। और आज आप देखेंगे कि इसी तरीके के ट्रीटमेंट्स को दूसरे देशों में जैसे कि बेल्जियम, US और जर्मनी में भी रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। और इसका जो सबसे ज्यादा बड़ा सेंटर बनकर उभरा है वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया हैज इमर्ज्ड एज अ फेज थेरेपी हॉटस्पॉट। ठीक है, तो ये हॉटस्पॉट की तरह से बनकर उभरा है, सबसे ज्यादा बैक्टीरियोफेज और इस थेरेपी का इस्तेमाल इसी देश में हो रहा है। देखिए ये मैं इसका कुछ और एग्जाम्पल दूं। आपने गंगा रिवर की प्योरिटी के बारे में सुना होगा कि गंगा रिवर इतनी प्योर क्यों है, क्यों इसका इस्तेमाल माना जाता है कि बीमारियों को दूर करने वाला है, पाप को मिटाने वाला है, कुछ इस तरीके से बातें होती हैं। वो इसलिए क्योंकि गंगा नदी के अंदर में भी बैक्टीरियोफेज पाया गया है। ये देखिए, बैक्टीरियोफेज, द वायरसेस दैट ईट बैक्टीरिया वर फाउंड in the waters of Ganga. These viruses can be used in phage therapy, a natural alternative to antibiotics. The waters of Ganga have also shown to retain high amounts of dissolved oxygen despite the pollution. ये इसी कारण से है क्योंकि इसके अंदर में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज उसके अंदर में जो हाई माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही होती है,
उसको कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, उनको खा जाता है और वाटर बॉडी को, उस गंगा रिवर को फिर से प्योरीफाई कर देता है, फिर से शुद्ध कर देता है। तो उसका इंपॉर्टेंस तो बहुत लंबे समय से, आपको पता होगा कि जब ब्रिटिशर्स भारत आए, उन्होंने गंगा वाटर की प्योरिटी के बारे में समझा, और जब वो कभी लंबी समुद्री यात्राएं करते थे तो अपने साथ खूब सारा गंगा रिवर का वाटर स्टोर करके तब यात्रा किया करते थे, क्योंकि उनको पता था ये पानी इस प्रकार से खराब नहीं होगा जैसे बाकी के दूसरे वाटर्स हो जाते हैं। ठीक, तो ये एक अच्छी चीज है फेस थेरेपी के बारे में। फेस थेरेपी देखिए, इसके कुछ हमारे साथ ये जो इसके बेनिफिट्स हैं, उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी लेकर आते हैं। चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला है इसमें लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अभी भी इसको लेकर मानक नहीं तय है कि इसमें, देखिए मैंने बताया आपको ना, बैक्टीरियोफेज कोई एक वायरस का नाम नहीं है, ये क्लास ऑफ वायरसेस। तो कौन से पैथोजन के अगेंस्ट कौन सा बैक्टीरियोफेज इस्तेमाल किया जाएगा, कितना इस्तेमाल किया जाएगा, उसका सोर्स क्या होगा, इस सब के मानक अभी नहीं तय किए गए। तो एक तो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके साथ एक और चीज आती है कि हमारे पास अलग अलग बीमारियों को लेकर एक टेलर्ड थेरेपी होनी चाहिए, कस्टमाइज थेरेपी होनी चाहिए। किस बीमारी में कितना बैक्टीरियोफेज देना है, कौन सा देना है, कब देना है, इस सब के हमारे पास में एक टेलर मेड प्रोविजंस होने चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए, जिनकी कमी है वो भी हमारे पास नहीं है। इसके अलावा एक और खतरे की बातें की जाती हैं कि जैसे पैथोजन, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, ऐसा ही रेजिस्टेंस अगर इन लोगों ने बैक्टीरियोफेज के अगेंस्ट में डेवलप कर लिया, फिर क्या होगा? तो इस बात का भी चैलेंज है हमारे सामने। इसलिए इसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके और ज्यादा R&D करने की जरूरत है। लेकिन एक अच्छी चीज तो इसके साथ यह है कि एक सेफ थेरेपी है, क्योंकि हमको पता अब ये बात चल गई है कि इतनी बड़ी मात्रा में बैक्टीरियोफेज ऑलरेडी हमारी बॉडी में रहते हैं, 380 ट्रिलियन वायरस पार्टिकल्स, और ये सब वाइटल फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म कर ही रहे हैं लंबे समय से, और इसका कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा, इनफैक्ट साइड बेनिफिट देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको सेफ थेरेपी माना जा सकता है। तो आज की डेट में अगर आप कंक्लूजन की बात करेंगे कि हमको पहला काम तो इसमें ये करना होगा कि R&D बढ़ानी होगी, इन्वेस्टमेंट करना होगा, और कुछ नई टेक्निक्स हमको खोजनी होगी फेस थेरेपी में। और दूसरी चीज ये कि ऐसा नहीं है कि अचानक से हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का चलन बंद कर दें, एंटीबायोटिक सबसे इस्तेमाल नहीं होंगे, वो भी होंगी। अभी हमको एक मिक्स थेरेपी की जरूरत है, दोनों तरीके की थेरेपी का इस्तेमाल करके, मिक्स करके फिर हम लोग ऐसा कुछ एक नई थेरेपी डेवलप करें, तो ये एक बेहतर ऑल्टरनेटिव हो सकता है। जब तक कि हमारे पास में बहुत ही हाईली इफेक्टिव ट्राइड एंड टेस्टेड फेस थेरेपी नहीं आ जाती, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कहीं जाने वाला नहीं है। आंसर लिखते समय आप ओवर एंथुजियास्टिक होके कभी ये मत लिख जाइएगा कि हो सकता है क्वेश्चन पूछे आपसे सिर्फ फेस थेरेपी के बारे में, और आप AMR में इसका प्रयोग बता दें और ये लिख दें कि अब एंटीबायोटिक्स की कोई जरूरत नहीं है, एंटीबायोटिक्स के ओवर यूज से AMR हो रहा है, तो उसको खत्म कर दिया जाए। क्योंकि देखिए ये अभी एक अर्ली फेज में डेवलपमेंट के, फेस थेरेपी को भी और डेवलप करना है, और परिष्कृत करना है, और निखारना है। जब तक वो नहीं हो जाता, एंटीबायोटिक ड्रग्स, एंटीबायोटिक थेरेपीज कहीं जाने वाली नहीं है, हमको उनको अभी संजो के बचा के रखना चाहिए, और दोनों की एक मिक्सो थेरेपी करें, वही अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। ठीक, तो ये इस इशू के बारे में हो गया। ये क्वेश्चन है, देखिए इसको करने की कोशिश करिएगा। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फेस थेरेपी, हाईलाइटिंग इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवांटेजेस it offers over conventional antibiotics. Analyze the experiences of the countries like Georgia, Ukraine and Russia in utilizing phase therapy as a treatment option. ठीक, तो एक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप आसानी से कर लेंगे। इसी तरीके से पहले वाले इशू में भी हमारे पास क्वेश्चन था, उसको भी करने की कोशिश करिएगा। Analyze how the right to minimum guaranteed income, guaranteed employment and social security pension can address social economic challenges faced by vulnerable groups. Identify potential challenges in implementing the scheme and propose measures to ensure its effective execution. तो एक क्वेश्चन है, इसको भी आप करने की कोशिश करिएगा। मेरे ख्याल से इस डिस्कशन के बाद आप इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक बात पूछी कि चैलेंजेस क्या हो सकती हैं। मैं पिछले इशू की बात कर रहा हूँ। पिछले इशू में अगर आप कुछ चैलेंजेस की बात करें
तो उसमें चैलेंजेस ये आ सकती हैं कि आप बेनिफिशियरीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहला चैलेंज आता है आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियरीज। दूसरा इसमें जो चैलेंज आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लीकेजेस का, करप्शन का। कई बार आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि किसी गांव में 10 लोग हैं जिनको किस तरह से गारंटीड एम्प्लॉयमेंट स्कीम का बेनिफिट चाहिए। अब ये स्कीम इंप्लीमेंटेशन आप देखेंगे ब्लॉक लेवल ऑफिसर के पास होती है, वहां पर आप देखेंगे नाम बढ़ा दिया गया, 10 की जगह 20 आदमी का नाम चढ़ा दिया गया। वो 10 लोग घोस्ट बेनिफिशियरी हैं, दुनिया में है ही नहीं, और उनका नाम लिख के गवर्नमेंट से पैसे मंगाए जा रहे हैं। 10 लोगों की पेमेंट की गई और 10 लोगों का पैसा जेब में। तो एक करप्शन। इसी तरीके से और भी होता है। कई बार इस तरह से बोला, आजकल बातें की जा रही हैं कि अकाउंट ओपन किया जाएगा, अकाउंट में पैसे आएंगे। पहले जब अकाउंट में नहीं आता था पैसा, तब इन लोगों को, वो जो बेनिफिशियरीज हैं, उनको जब गवर्नमेंट से पैसे देने होते थे तो से कि 400 रुपए पर डे के हिसाब से वेजेस आई हैं, तो उनको दे दिया गया 300 रुपए, 100 रुपए अपनी जेब में रख लिया गया। अब वो अनएजुकेटेड लोग हैं, उनको पता नहीं है, तो उनका पैसा जेब में चला गया। उनको बोल दिया गया गवर्नमेंट से सिर्फ 300 रुपए आया, सिर्फ 200 रुपए आया है। तो बाद में उनके अकाउंट में डालना शुरू किया गया, तो ये लोग अकाउंट का उनका एटीएम लेकर रख लेते हैं, एटीएम से पैसे निकाल के फिर दे देते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चैलेंजेस हमारे सामने बनी हुई हैं। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इसका सोल्यूशन हो सकता है। आधार एनेबल्ड, ये जो जैम ट्रिनिटी की बात की जाती है, जन धन योजना से अकाउंट खोल के आधार एनेबल्ड करके उसमें उनका फिंगरप्रिंट लगे और मोबाइल का इस्तेमाल करके, और ऑब्वियसली इसमें डिजिटल एजुकेशन और जो बेसिक लिटरेसी है उसको भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। तब जाकर इस प्रकार की स्कीम्स को और अच्छे इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन किया जा सकता है। चैलेंजेस में आप ये भी लिख सकते हैं, लैक ऑफ लिटरेसी, बेसिक लिटरेसी एंड डिजिटल लिटरेसी। लैक ऑफ स्किल्स, ये सब इसके चैलेंजेस हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। फिर कई बार ये भी होता है कि किसी गांव में अब बहुत ज्यादा लोग हो गए, सबको रोजगार चाहिए, इतना काम ही नहीं गवर्नमेंट के पास, कराएंगे क्या? तो अब ये होना चाहिए कि अब गारंटी, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, बोल दिया 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर में ही उनको रोजगार देना है, और 5 किलोमीटर के दायरे में अगर और कोई रोजगार नहीं है तो कोई काम ही नहीं है, क्या काम कराया जाएगा? मान लीजिए कि उनसे पेड़ लगवा सकते हैं, एफॉरेस्टेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री। उनसे बोल दिया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़क बन रही है उसमें जाकर आप अपना लेबर दीजिए। ये सारी चीजें हैं जो कि की जा सकती हैं। लेकिन मान लीजिए 5 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ हो ही नहीं रहा, फिर ये जो दायरा है 5 किलोमीटर का, ये रेस्ट्रिक्टिव है ना, 5 किलोमीटर का ये रेस्ट्रिक्शन, ये चैलेंज है। तो इंप्लीमेंटेशन में ये सब चैलेंजेस आने वाली हैं। इनको अगर हम लोगों ने दूर कर लिया, इनसे ओवरकम कर लिया, तो ये बहुत अच्छी बेनिफिशियल स्कीम हो सकती है। ठीक, देखिए सब जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं इसको आप लिख के रख लिया करिए। अल्टीमेटली यही सब आपको काम आएगा जब आंसर राइटिंग होगी। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, आपको आंसर लिखना होगा, तो यही जो 4-5 पॉइंट आप जो डिस्कस कर रहे हैं, यही सब आपको एग्जाम में याद आएंगे, तो यही आपको लिखना होगा। देखिए करंट अफेयर्स के कई सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा डिस्कशन करते हैं, लेकिन देखिए हमारा पर्पज अलग है। हमारा पर्पज आपको एंटरटेन करना, ऐसी नॉर्मल अवेयरनेस क्रिएट करना नहीं है। हमारा पर्पज ये है कि सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको इस प्रोग्राम से कुछ बेनिफिट मिले। जब आप फाइनली एग्जाम में उतरे, अपना प्रीलिम्स दें, अपना मेंस दें, तो आपको यहां से कुछ रेडी टू यूज पॉइंट्स मिलें जिनको आप जाकर सीधे आंसर राइटिंग कर सकें और अपने आंसर को बेहतर बना सकें, अच्छे पॉइंट्स के साथ में आप लिख सकें। ये सारी चीजें